गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अश्विनी और आज है 20 नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल के बारे में, द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है जो अभी आपने पढ़ना है। इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि फ्रंट पेज पर भी न्यूज़ है और ये जो न्यूज़ है आपकी आज पूरे मतलब कि कल से ही सुबह से ही ये छाई हुई है न्यूज़। ठीक है, तो क्या है ये फार्म्स लॉ को लेकर थी। 3 फॉर्म्स लॉ थे जो हमारे 3 बेसिक फॉर्म लॉज आए थे उसी इसे रिपील करने की जो शुरुआत है वो जो इस बार का जो विंटर सेशन होगा यहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो अभी रिपील नहीं हुए हैं, इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, यहाँ से अभी बोल दिया गया इन्हें। ठीक है, तो चलिए हम जरा इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये पूरा आर्टिकल हम एक बार फिर समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं, कैसे हैं। ठीक है, देखो फिर से कैसे पढ़ना है हमें, अगेन बताओ किस तरीके से हम डील करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हेडिंग, उसके बाद फोकस करते हैं हम किस पर, लाइन टू लाइन एक एक चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके एग्जाम के अंदर जो भी आरसी आती है, ठीक है, पैराग्राफ या फिर डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो कभी कभी ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार आप एग्जाम में देखते हो, तो उन्हें भी इसी तरीके से डील करना होता है। पहले आराम आराम से पढ़ो एक एक चीज को, फिर समझने की कोशिश करो। देखो जो 3 फार्म्स लॉ रिपील किए गए हैं फ्राइडे को, ये स्टार्टिंग से ही इनकी जो शुरुआत होती है पिछले साल सितंबर मंथ से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कि ये फार्म्स लॉ लेकर आए जाते हैं 22 सितंबर से इसकी जो इसे पास करवाया जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से, और इसको चलो देखो, द रिपील ऑफ द 3 फार्म्स लॉ बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे मार्क्स हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर द फार्मर्स मूव्स इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर। Thousands of farmers had barricaded Delhi and their protests were gradually evolving into a pan-India movement of resistance। जो फ्राइडे को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिपील करने का, ये जो फार्म्स लाते, इन तीनों लॉज को रिपील करने का जो निर्णय लिया गया, ये हिस्टोरिक निर्णय था, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था। ठीक है, इसमें हजारों की संख्या में जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर। ठीक है, यूपी बॉर्डर पर, जो कि दिल्ली और यूपी के साथ साथ लगा रहता है, हरियाणा बॉर्डर पर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये जो एजिटेशन चल रही थी, काफी समय से ये एजिटेशन चल रही थी, किसके बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया गया था इन प्रोटेस्टर के ऊपर। जैसे कभी इन्हें कहा गया कि भाई ये क्या है, एक कोई खालिस्तानी ग्रुप है, इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, और कभी कभी तो इनके ऊपर कई ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने, पुलिस वाले या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कई ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने बोला कि इनके सिर फोड़ दो, ऐसे भी वर्डिंग आई थी। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पर जाकर क्या होता है, फाइनली ये जाकर ये रिपील हो जाते हैं। यहाँ पर देखो हब्रिस का मीन्स होता है घमंड, जैसे किसी चीज, हाँ घमंड, ठीक है, एरोगेंस वगैरह हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कि इनका जैसे घमंड ऐसे कह रहे हैं कि भाई इसमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है राइटर, अब आगे आ जाओ जरा। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एडवोकेटेड बाय द राइट विंग इकोनॉमिस्ट आफ्टर द 1991 were focused on dismantling the institutional supporting structure of Indian agriculture that were established after the 1960s. Their support was in pricing, subsidies, crediting, marketing, and the extensions were in structure India's achievement of food self-sufficiency between the 1960 to 1980. अब देखो, सबसे पहला रूल था, 3 लॉज थे, 3 लॉज में सबसे पहले वाला एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो पहला लॉज था। देखो 1960s से 1980s के टाइम पर हुआ क्या था कि 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर होती है। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर में हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खाने की कमी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, और उस केस में हम शुरू करते हैं कि किसी तरीके से इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन जाए, कि फूड की कमी ना हो हमारे पास।
तो इसमें हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वगैरह, कई रिफॉर्म्स इसमें लेकर आए जाते हैं। तो उसमें से एक होता है एपीएमसी के तहत। देखो अभी जो 3 लॉज है उसमें पहला लॉ है एपीएमसी, एपीएमसी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसे ध्यान से समझो, होता यूं है जैसे कोई किसान है, किसी विलेज में कोई चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, मान लेते हैं कि वो वीट प्रोडक्शन करता है, वीट प्रोडक्शन कर रहा है, वो साल भर में मान लेते हैं कि 200 टन वीट प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, 200 टन प्रोडक्ट। तो अब वो क्या करेगा, वो किधर बेचेगा, वो ले जाकर वो जाएगा, उसे ले जाएगा मंडी में, मंडी में आएगा। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में क्या होता है कि मंडियां बनी होती हैं, ये एपीएमसी वही हैं, मंडियां ही हैं, ठीक है, मंडियों में लेकर आएगा और मंडियों में वहां पर एक उन्हें गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लोग मिलेंगे जिन्हें हम आड़तिया कहते हैं, है ना, आड़तिया कहते हैं जिसे हम, ठीक है, वो उन्हें बेचेगा, ठीक है, कुछ प्राइस के ऊपर। और फिर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 19 रुपीज डिसाइड किया पर केजी वीट का प्राइस। तो ये क्या करेंगे, ये आड़ती इससे कितने रुपए का लेंगे, ठीक है, जो 19 रुपीज जो एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इन्होंने डिसाइड किया है उतने पर इसे परचेज कर लेंगे 1900 रुपए पे। हाँ, आड़ती 19 पे परचेज करेंगे, जितना मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दिया होगा, जो डिसाइड होगा पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये आड़ती इसमें कुछ साफ सफाई करेंगे, अपने पास स्टोर करेंगे और उसके बाद क्या करके ये इस पर रेट बढ़ाकर जो भी इन्होंने 1 रुपये 1.5 रुपये जो भी इन्होंने बढ़ाना है, आपको मार्केट में वो 22 रुपये 21 रुपये जैसा जिसका होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ये सिस्टम चलता था एपीएमसी। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें गवर्नमेंट कहती थी कि भाई आप इनकी जरूरत नहीं है, ये एपीएमसी जो एक्ट आया था जिसका पहला था वो कहती है कि इन्हें हटाओ, यहाँ से कोई रखने की जरूरत नहीं है, किसान डायरेक्टली मंडी में आए, हाँ, आड़तियों की जरूरत नहीं है। अभी पूछते हैं, ठीक है, तो ये चीजें शुरू होगी। तो यहाँ पर अब आओ, मार्केट में आओ, अब इसके पैरेलल में ना एक कैसे करो कि एक प्राइवेट मंडी बना लो, एक प्राइवेट मंडी बना लो कि ये पर्सन कहीं भी जाके प्राइवेटली, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी मंडी में, जैसे मान लो यमुनानगर इतना बड़ा शहर है, ठीक है, इसमें आसपास में बहुत सारे जिले लगते हैं, तो हर एक बंदा वो यमुनानगर की मंडी में बेचने आता है। तो वो कहते हैं कि भाई आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेटली बना लो, आप जिसे बेचना चाहो घर से बेच दो, कहीं से भी बेच दो, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे थे इसके अकॉर्डिंग। तो ये किसान इस पर विरोध कर रहे थे। ये एक रूल समझ में आया एपीएमसी एक्ट का, क्या कि मंडी सिस्टम को बंद करना, मंडी सिस्टम को बंद नहीं करना, मंडी सिस्टम के पैरेलली एक प्राइवेट लगा देना, यहाँ पर पैरेलली कर देना, ठीक है। अब इसके प्रो और इसके नेगेटिव देखते हैं कि क्या इसके फायदे थे। फायदा, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि भाई जो पैसा लगता है, मतलब कि वहां से यहां तक लेकर आने का, खेत वहां से यहां मतलब खेतों से आपकी मंडी तक लेकर आने का, तो ट्रैक्टर का खर्चा, बहुत सारी चीजों का खर्चा, कभी बारिश का नहीं पता कहां पे रखेंगे और बारिश होगी तो सारा माल खराब हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती रहती थी। तो इसके लिए क्या करता था किसान, इसे हटाओ यहां से और डायरेक्टली लोगों को भेजो, डायरेक्टली लोगों को बेचो, लोगों को या जिसे भी बेचना है उसे डायरेक्टली बेचो, इसे हटा दो। तो इससे क्या होगा, जो मुनाफा मिलना है डायरेक्टली इसे मिलेगा, ठीक है, जो ये 20 रुपए 21 रुपए ये बीच में रखते थे वो डायरेक्टली मुनाफा जो इन्हें मिलेगा। पहली इंटेंशन इनकी ये थी। लोगों का क्या कहना था, किसानों का क्या कहना था कि भाई इससे हमें प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब सर ये जो आरती वगैरह होंगी, मतलब जैसे लोगों तो कस्टमर का ज्यादा नॉलेज वगैरह होगी, कभी बनाएंगे कि बेचेंगे, मतलब कि वो हाँ, बेचेंगे, ठीक है, टाइम वेस्टेज भी तो इनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसी का नाम है मार्केट कमेटी, मतलब प्रोड्यूसर भी आप हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर भी आप हो, मार्केटिंग भी करो और उसे बेचो भी, तो इससे प्रॉब्लम भी होगी। देखो जो आड़ती होता था ना, इंदिरा गांधी की स्टेटमेंट थी ये, ठीक है, कि भाई जो आड़ती होते हैं वो किसानों के बैंक होते हैं, ठीक है, किसानों के बैंक होते हैं। जैसे ना
अब किसान के पास कोई ऐसी परमानेंट इनकम तो है नहीं, महीने की इनकम हो कि भाई ऐसे आ रहा है कि भाई हर महीने आपको सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है। उसका तो ये सिस्टम है कि भाई कुछ उसने उगाया, प्रोडक्शन किया, और जब भी उसकी फसल पूरी होती है वो मार्केट में जाता है, बेचता है, फिर उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बीच में बच्चे की पढ़ाई और खर्चे, स्कूल के, शादी के, कितने सारे खर्चे होते हैं बीच में। उसे उगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, फसल को उगाने के लिए। ठीक है, तो वो कहां से आएगा पैसा। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या करता था वो, नॉर्मली ट्रेडिशन ये था कि आड़ती के पास जाते थे और उससे ये कहते थे कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, और आड़ती भी खुशी खुशी दे देता था। कि हाँ जी, क्यों देता था वो, कि भाई जब साल बाद होगा, जब साल बाद इसकी फसल होगी तो ये मेरे पास, मैं इससे, मुझे मतलब ये एक करार हो जाता था कि भाई तू साल बाद मेरे को लाकर बेचेगा। ठीक है, किसान को कहता कि साल बाद ले ले, पैसे ले लो, लेकिन मतलब इंटरेस्ट तो लेता ही था वो लेकिन ऑन टाइम उसे पैसा मिल जाता था। ठीक है, अदरवाइज उनको बैंकों से कौन मिले, या बैंकों से इतनी अच्छी बैंक व्यवस्था नहीं थी हमारे इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम थी लोगों को के अंदर कि भाई हमारा तो आपने हाथ काट दिया, हम किससे पैसे लेंगे, या ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। पहला समझ में आया एपीएमसी एक्ट, रूल नंबर जो 3 फॉर्म्स लॉ थे, 3 में से एक मैंने आपको बताया। अभी इनकी बात समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो देखो, it was argued that if India needs to diversity its cropping pattern into the export oriented and the high value of crops, mandi needed to give way to private market, futures markets and the contact farming. The APMC Act discriminating against the farmer is not allowing them to interact directly with the big corporates and the buyers. APMC Act must be so the APMC Act must be amended so that any private market or rural collection center can freely emerge anywhere without appropriate local mandis and the mandi tax. देखो, दूसरा हमारा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, दूसरा सेकंड नंबर का। फर्स्ट एपीएमसी एक्ट और सेकंड नंबर का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये देखो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अब होता क्या है इसमें, एसेंशियल कमोडिटी का मतलब जो जरूरत की चीजें होती हैं, बहुत जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे फूड वगैरह। ठीक है, अब आप लोग देखते होंगे इस टाइम पर क्या हो रखा है, इस टाइम पर जो टमाटर है वो 80 रुपीज किलो बिक रहा है। ठीक है, कितने रुपए किलो बिक रहा है, 80 रुपीज किलो बिक रहा है इस टाइम पर टमाटर। ठीक है, और अगर किसान से हालत पूछो ना, किसान से यानी फार्मर से पूछो, तो वो ट्रैक्टर भर भर के ना सड़कों पे फेंक रहा है। फिलहाल तो नहीं फेंक रहा, लेकिन ऐसा होता है कि एक, जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, हरी सब्जियों का, टमाटोज का, इन सब का बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब यमुनानगर का, जैसे यहाँ पर हम चले जाएं, जैसे करनाल एरिया में चले जाएं, तो करनाल एरिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा मान लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ के जो टमाटर है वो यहाँ ले जाके बेच सके। ठीक है, तो इधर तो शॉर्टेज हो रखी है, तो इसकी बहुत ज्यादा इसका हाई रेट बढ़ा दिया, 80 रुपीज किलो, 100 रुपीज किलो, और जहां पर है वहां के लोग बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये एक मिस मैनेजमेंट हो रही है अच्छी तरीके से। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी में ऐसा भी होता है कि जैसे आप बफर स्टॉक कर लेते हो, कोई चीज ऐसे भर के रख लेते हो पहले, जैसे मान लो कि लोगों ने क्या कर दिया, फेक तरीके से, गलत तरीके से क्या कर लिया, खूब सारे टमाटर होल्ड करके रख लिए। मान लेते हैं बहुत सारे टमाटर ऐसे होल्ड करके रख लिए, रेट था उसका कितना, 20 रुपीज किलोग्राम। ठीक है, और मार्केट में आपने क्या कर दिया, सूडो झूठी एक तरीके से क्या कर दी, रिक्वायरमेंट जनरेट कर दी, शॉर्टेज जनरेट कर दी कि आप एक गलत तरीके से आपकी भाई है नहीं ऐसे। तो इससे क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से रेट क्या हो गए, हाइक कर गए, बढ़ गए। ठीक है, अभी जब रेट 20 से 80 हो चुके हैं तो अब आप क्या करोगे, मार्केट में डिस्पैच करोगे, अब आप बेचोगे इस चीज को। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या किया जाए कि अगर ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, मतलब कि अगर आपके पास ही, किसानों के पास गांव में
कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिसके अंदर वो स्टोर कर सके, चीज़ों को स्टोर कर सके। ठीक है, जैसे मैंने यमुनानगर और करनाल की एग्जांपल ली, तो अगर यमुनानगर के अंदर ही ऐसे वेयर हाउस बन जाए, स्टोर हाउस बन जाए जिसमें वो स्टोर कर सके, तो फिर हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस चीज के लिए अब ये बातें कही गई थी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जितनी मर्जी आप स्टोर कर सकते हो। आई बात समझ? अब प्रॉब्लम क्या थी, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। इसमें नेगेटिव्स ये थे कि भाई लोगों के पास इतना पैसा थोड़े ना है, किसानों के पास अभी भी हमारा मार्जिनल किसान 80% है, जो छोटा किसान है। ठीक है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो वेयर हाउस बना सके, स्टोर हाउस बना सके। ठीक है, और फिर से अगर स्टोर हाउस वही अंबानी अडानी ने बना लिया या बड़े लोगों ने बना लिया, तो फिर वो तो वही बात हो जाएगी ना, फिर वो अपने अकॉर्डिंग बेचेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इसमें प्रॉब्लम थी। मतलब इंटेंशन इनका सही था करने का, लेकिन इसको समझा नहीं पाए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तीसरा चीज, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, अब एक मिनट रुको। तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, इसमें है दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आई। पहला क्या था, एपीएमसी, दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपकी कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आप टमाटो सॉस बनाने वाली कंपनी है, किसान केचप बनाते हो। ठीक है, किसान केचप है। अब वो क्या करेगा, किसान वाला जो किसान केचप वाली कंपनी है, उसने क्या किया, फार्मर के साथ जाकर एक उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि ऐसा है कि आपने क्या करना है कि जो भी 100 किलो आप प्रोड्यूस करोगे, जब प्रोडक्शन हो जाएगी तो आप मेरे को लेकर बेचोगे, और पहले से ही रेट डिसाइड हो गए कि इन रेट पर आपने बेचना है। ठीक है, कि मार्केट में कोई भी रेट हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे आपकी कोई टेंशन नहीं है। आप पैसा मतलब कि आप हमें ही बेचोगे, हम आपको पैसे पहले ही दे रहे हैं। ठीक है, ये डिसाइड होगी, पहले एग्रीमेंट हो गया। ये था कि आप हम जो कह रहे हैं आप उस चीज को प्रोडक्शन करो। तो आप क्या कहते हो, ये इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, बोलो? सही था, खराब था? वही वाला जो आपने अभी बताया था आपने कि फर्स्ट लो वाला था, जैसे पानी शॉर्टेज करके चावल वगैरह ज्यादा। हाँ, वैसे ही मान सकते हो आप, उसे भी ले सकते हो। और क्या हो सकता है, बोलो? और क्या क्या हो सकता है? देखो, सिंपल सी बात समझो, जो नॉर्मल किसान है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं जानता, ये सारी चीजें नहीं समझता। एक केस हुआ था गुजरात के अंदर, पेप्सिको इंडिया लिमिटेड के साथ। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर जो ये लेस बनाने वाली कंपनी थी, उसने क्या किया था, किसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि जो भी आलू आप प्रोड्यूस करोगे ना, आप हमें दे दोगे। ठीक है, जो आलू प्रोड्यूस करोगे हम आपके लिए उससे पहले पैसा दे देंगे। अभी क्या हुआ, जब बन के आया ना, तो वो कहते हैं कि भाई आप में तो ये सड़े हुए आलू हैं, आप में तो ये प्रॉब्लम है, आप में तो ये चीजें हैं। ठीक है, मतलब कि जानबूझ के, या होगा भी तो ऐसे में ये प्रॉब्लम। अभी किसान क्या करेगा उससे, अब इतने एग्रीमेंट में पड़ेगा या कोर्ट कचहरी वाले काम करेगा, ये सारी चीजें। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम थी। और इन केसेस में अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते थे, उसको डीएम सॉल्व करेगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, डीसी सॉल्व करेंगे, ये चीजें थी। हाँ, इसमें बाद में अमेंडमेंट हो गए थे कि जिसमें डीसी को छोड़कर कोर्ट जा सकते हैं, ये सारी चीजें कर दी गई थी, लेकिन मेनली ये बेसिकली ये चीजें थी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अब वो चीज को भी समझो जरा। यहाँ से यहाँ पर एक एंट्री बताई गई है, यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट, लॉज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर मैं थोड़ा, मेरा अपना ओपिनियन है कि मेरे को लग रहा है राइटर ने थोड़ी कुछ गलती कर दी है यहाँ पर। ठीक है, कि मैं इसके ओपिनियन के साथ नहीं हूं। लॉज वर, अब इसका ओपिनियन पहले सुनते हैं, फिर मेरा ओपिनियन सुनना। लॉज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कह रहा है कि ये जो लॉज थे वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। ठीक है, कि ये एक असंवैधानिक तौर थे। असंवैधानिक वो होते हैं जिनका, जो कि लॉज को फॉलो ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करें, ऐसे अगर कोई नियम बना दिए जाए तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है,
The concession was broken into 2020 when the union government took up itself the task of the legislating agriculture marketing passed the farms law. मतलब ये लॉ का नाम बता रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ये जो लॉ पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या था, ये इसके जो प्रिंसिपल्स थे ये वायलेट करते थे यूनियन गवर्नमेंट की एंट्री नंबर 33 को। एंड ये कहते थे कि जो एग्रीकल्चर है वो किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जो कि 26 और 27 एंट्री नंबर 27 के साथ आता है। ठीक है, इसे और अच्छी तरीके से मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये बिल पहले पास कैसे हुए, पहले इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद आगे आते हैं। देखो शेड्यूल नंबर 7 तुम्हें पता है क्या होता है, बताओ। हाँ हाँ, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट, याद है, चलो शुक्र है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अभी स्टेट लिस्ट का क्या मतलब है कि ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जिसके ऊपर स्टेट कानून बना सकता है उसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। ऐसे विषय जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है उसे कहते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। और ऐसे सब्जेक्ट जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर, आगे बात समझ, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या कहता था, ये पास कैसे हुए थे, अभी वापस आते हैं जरा इसमें। जब ये पहले लोकसभा में तो मेजोरिटी थी इनके पास, लोकसभा में गवर्नमेंट के पास फुल मेजोरिटी थी, इसको इजीली इसे पास करवा दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट को पूरा ऐसे था कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, हम पास करवा देंगे। 2014 में जीत कर आए थे पूरा, और 2019 में तो इनको और बहुमत मिल गया, और ज्यादा मतलब मिल गया। तो ये थे कि हम कुछ भी पास करवा देंगे। तो 2014 में इन्होंने कोई भी कानून पहले लोकसभा जाता है, जा तो कहीं भी सकता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में, इसके 3 सदन होते हैं, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा यहां पर भी जा सकता है, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन्होंने पहले क्या किया इन्होंने लोकसभा से इन्होंने पास करवा दिया। अभी राज्यसभा में इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, राज्यसभा में इनके पास मेजोरिटी नहीं थी बिल को पास कराने के लिए। मेजोरिटी का मतलब ये है कि मान लो टोटल 200 लोग हैं, ठीक है, तो मेजोरिटी का मतलब वोट कितने पड़ने चाहिए, 101 वोट इसके पक्ष में पड़ने चाहिए, 50 प्लस 1 ज्यादा, 50% प्लस 1 ज्यादा, इसका मतलब होता है मेजोरिटी के साथ। राज्यसभा में इनके पास इतने नंबर थे नहीं, राज्यसभा में इतने नंबर थे नहीं, तो फिर कैसे पास हो गया भाई। देखो इसमें भी बहुत सारी टैक्टिक चल रही थी इनकी। टैक्टिक इनकी क्या, मतलब थोड़ा मौका भी मिल गया कोविड-19 के करके, ठीक है। टोटल 243 मेंबर्स, ठीक है, उसमें से बहुत सारे मेंबर प्रेजेंट नहीं थे, उस दिन आए थे करीब 105-107 मेंबर आए हुए थे, ठीक है। तो कई लोगों ने अपना नाम भी वापस ले लिया। मतलब देखो होता यूं है ना, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 200 मेंबर है, ठीक है, और जीतने में बहुमत कितना चाहिए, मेजोरिटी कितनी चाहिए, अगर 101 मिल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है, किसी भी कानून को पास कराने के लिए। अगर मान लो कि कोई ऐसे बंदे हैं कि मैं तो तुम्हारा साथ देना भी चाहता हूं नहीं भी देना चाहता हूं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। अब इनके पास हैं कितने, जो सरकार के पक्ष में है 90 वोट है, ठीक है, इन्हें कितने चाहिए, 11 की कमी और है ना, तब मिल जाएंगे। और जो विपक्ष है उसके पास भी पूरे नहीं है, उसके पास कितने 80 हैं, मतलब वो भी बहुमत में नहीं है ना, सरकार है। तो अभी क्या होगा कि या तो 11 बंदे इसके साथ दे दें, इसमें से जो बचे हुए हैं वो या तो ये साथ में दे दें, या फिर ऐसा हो जाए कि ये कहने की ना तो हम तुम्हारा साथ देंगे ना तुम्हारा विरोध करेंगे, हम तो आएंगे ही नहीं उस दिन, एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, एब्सेंट हो जाएंगे। अब मान लो इधर क्या हो गया, 200 के बजाय ना उस दिन बंदे पहुंचे टोटल कितने, 150, 150। अभी मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए था, 75 प्लस 1 76 चाहिए थे, कितने हैं इधर कितने हैं, इधर, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। आ रही बात समझ। अभी ऐसा भी नहीं था उस दिन, ये सिनेरियो भी नहीं बन रहा था कि अभी कमी थे उनके पास, ठीक है।
मतलब कि 105 110 112 चाहिए थे आई थिंक उस दिन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेकिन उस दिन भी पूरे नहीं थे। तो इन्होंने दो तरीके की वोटिंग होती है राज्यसभा के अंदर। एक तो उनकी जो पर्टिकुलर सीट होती है, जैसे तुम्हारी सीट है ना, ऐसी पर्टिकुलर सीट होती है कि जो भी एमपी है अपनी सीट से वोट कास्ट करेगा और वो वोट उसके नाम से कास्ट होएगा। तो जो वोटिंग होती है ना, जैसे 1 2 3 करके, इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि वो पर्सन अपनी जगह पर बैठा होना चाहिए। आगे बात समझ, तभी वो वोटिंग मानी जाएगी। अदरवाइज क्या करते हैं, स्पीकर ये डिसाइड करता है कि हम क्या करते हैं, वॉइस वोट से इसे पास करवा देंगे। जैसे कहते हैं ना, यस 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 ऐसे करके ऐसे पास करा देंगे। तो उस दिन कोविड-19 की वजह से 2 गज की दूरी है जरूरी का नियम बनाया हुआ था। तो इससे क्या था कि जो एमपी थे वो अपनी अपनी सीट पे नहीं थे। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो इधर क्या हुआ कि भाई अपनी अपनी सीट पे नहीं थे। अब स्पीकर को भी, वैसे देखो सारी कहानियां ही हैं, मतलब कहानियां क्या, रियल में ऐसा हुआ था। लेकिन प्रेसिडेंट भी उनका, प्राइम मिनिस्टर तो है ही है, स्पीकर भी उनका, और राज्यसभा के स्पीकर भी उन्हीं के, उपराष्ट्रपति जो है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाह दे कि भाई हाँ मैंने करना है तो करना है, तो ये सारी चीजें हुई हैं, मतलब ओके। तो अभी ये हुआ कि भाई चलो वॉइस वोट से पास करा दिया जाए। लेकिन अगर कोई भी ऐसा होता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये होता है कि एक कोई भी बिल को पास करने से पहले एक ग्रुप में कमेटी में भेज देता है कि वो डिस्कशन कर ले कि सही है गलत है। फिर उसके बाद अगर वो अपनी रिपोर्ट दे दे, फिर उसके बाद होता है। और ये डिसाइड कौन करता है, जो मेजोरिटी ऑफ द वोट होती है, या स्पीकर डिसाइड करता है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना है या नहीं भेजना है, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, स्टैंडिंग कमेटी कहते कोई जरूरत नहीं है स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की, कराओ पास, ठीक है। अब आ जाओ वॉइस वोट पे। वॉइस वोट में भी अब इतना शोर मचता है, पता नहीं था नहीं था, ठीक है। उसमें इन्होंने हाँ हाँ करके चलो जी हो गया पास, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, बिल पास। प्रॉब्लम यहां थी मेन कि इसका पास कराने के तरीके में प्रॉब्लम थी। जो लूप होल का यूज किया गया था यहाँ पर, ये सारी जो मैंने आपको सिनेरियो बताए, ये चीजें गलत कर गई। अदरवाइज अगर उस दिन थोड़ा रुक जाते ये, तो पास करवाने से कोई नहीं रोक सकता था इस बिल को। अगर इन केस ऐसा हो कि लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा फेल कर दे, तो क्या हो। अगर कोई एक अंदर बंदा अड़ जाए, जैसे सरकार अड़ जाए कि मुझे पास ही कराना है, तो क्या होगा उस केस में। उस केस में ये होगा कि मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में नहीं पास हुआ, ठीक है। अगले दिन क्या करेंगे, या जो आपके स्पीकर होते हैं वो ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला लेंगे, ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे। ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है कि राज्यसभा के मेंबर भी आ गए और लोकसभा के मेंबर भी आ गए, ठीक है, दोनों को बुला लिया, ठीक है। अब मान लो दोनों को मिलाकर, मान लो एक एग्जांपल की तरीके से मान लो राज्यसभा में 200, ठीक है, और इसमें मेजोरिटी में कितने चाहिए था, 101, ये पास नहीं हो पाया था, ठीक है। लोकसभा में कितने हैं, मान लो 500, ठीक है, टोटल कितने हो गए 700, ठीक है। अब जो इनको इकट्ठा बुला लिया, एक ही मीटिंग में बुला लिया। अब क्या चाहिए इनको, अब कितने चाहिए, 350 चाहिए। अभी कितने चाहिए इनको, सिर्फ 350 चाहिए 700 के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पर तो 500 में से यहाँ पर तो मेजोरिटी थी, ठीक है, 400 प्लस वोटें थी इनके पास। तो अब किसी भी हालत में ये पास कौन रोक सकता है इसे, ठीक है, यहाँ पर पास हो ही जाता। समझ रहे हो बात। तो अगर गवर्नमेंट चाहे कि मुझे बिल पास करना ही करना है, तो हाँ डिले अगर किया जा सकता है, 2-4 दिन डिले हो सकता है, लेकिन वो पास हो जाएगा। अगर ऐसा भी होता है जैसे लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी होगा, प्रेसिडेंट कर देगा। नहीं, प्रेसिडेंट तो करना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट कितनी बार करेंगे, एक बार करेंगे, फिर 14 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद दोबारा। एक बार लोकसभा से गया, ठीक है, और उन्होंने, उनके पास पावर होती है कि नहीं, मतलब कि या तो यस करेंगे या नो करेंगे। अगर उन्होंने एक बार नो कर दिया और दूसरी बार फिर से यही प्रोसेस करके पास करके चला गया, तो फिर उनको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ मर्जी कर लो, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ। इसी तरीके से एक वीटो पावर होती है, ठीक है, एक वीटो, पॉकेट वीटो कहते हैं उसे। तो अगर मान लो उनको लगता है कि नहीं पास नहीं करना है मुझे, तो उसे क्या करते हैं, उसे पॉकेट में रख लेते हैं, मतलब अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने इसको यूज किया था, जो एक पोस्ट ऑफिस के टाइम पर कानून आए थे, पोस्ट ऑफिस कानून के नाम से थे, उस टाइम पर इसका यूज किया था, ठीक है। अब आते हैं वापस इस चीज पर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा
कि तीनों कानून क्या थे, ये इसकी पास होने की प्रक्रिया कैसे थी। अब जो लोग कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे इनने कहा, जैसे राइटर कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब इस पर बात करते हैं कि मेरा क्या मत है। ये इसने कह दिया कि एक एंटिटी को खराब करते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो जो ये स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 26 और एंट्री नंबर 27, ये दोनों ये क्या बताती हैं। एंट्री नंबर 26 बताती है कि एग्रीकल्चर का काम जो भी होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम, जो भी आप ट्रेड करोगे, जो भी उगाओगे, जो भी इसको खरीदारी बेच करोगे इन द स्टेट के अंदर, वो सबका किसका पार्ट होगा, स्टेट लिस्ट का पार्ट होगा। एंट्री नंबर 26 ये कहती है, ठीक है। एंट्री नंबर 27 क्या कहता है, एंट्री नंबर 27 ये कहता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट, ठीक है। ये भी सब किसका पार्ट होगा, 20 स्टेट लिस्ट का पार्ट होगा। यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कोई भी काम होगा, वो सारे काम किसके पार्ट होंगे, स्टेट लिस्ट का पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई इन्होंने ये सरकार कैसे बना सकती है, कानून कैसे बना सकती है। देखो 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी एक अमेंडमेंट लेकर आए, थर्ड अमेंडमेंट, ठीक है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी एक अमेंडमेंट लेकर आए थे, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट के तहत था क्या, इस अमेंडमेंट के तहत हुआ क्या था कि एक एंट्री 33 एंट्री की गई थी, इसमें 33 नंबर एंट्री। इसमें ये क्या कहता है कि इसे जो जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम है, जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम है, उन सबको क्या कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया गया। आगे बात समझ, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या कहता है भाई, कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है हाँ स्टेट और दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद एक यहां पर बात चलती है कि भाई कैसे अभी क्या करना है। तो आर्टिकल नंबर 243 ये कहता है कि भाई जब कभी भी डिस्प्यूट होगा कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट और यूनियन के बीच में, तो हमेशा कौन सी लिस्ट मानी जाएगी, जो ज्यादा पलड़ा भारी होगा वो सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का भारी होगा। उसके बाद ये जो एंट्री नंबर 33 है ना, ये कहती है कि जो भी ये यूनियन लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट का जो पार्ट है, सबसे पहले ये कॉन्करेंट लिस्ट का, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट होगा। आगे बात समझ, एक बार दोबारा से समझो। जो ये एंट्री नंबर 33 है, ये बताता है कि जो एग्रीकल्चर है वो पहले किसका पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, फिर दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर स्टेट लिस्ट का पार्ट है। खत्म, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहना गलत हो जाएगा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यहां से कि जो ये यहां पर ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 26 और 27 का वायलेशन है। तो ये वायलेशन नहीं है। यहाँ पर एंट्री नंबर 30 ये कहती है कि ये जो दोनों है, ये सारे के सारे ये दोनों एंट्री हैं, वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट रहेंगे, पहले हम इसे लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देखो इसने जजमेंट भी सुना दी अपनी, क्या, thus to begin with the farm laws were reasonably and justifiable and argued by the unconstitutional। तो या देखो प्रॉब्लम क्या थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहां थी, जो मैंने आपको बताई कि हाँ उसे पास करने में प्रॉब्लम थी, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये हम नहीं कह सकते इस तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ। तो ये था आपका पूरा नियम कानून जो मैंने आपको आज एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो बस, थैंक यू।